Hello everyone and welcome to Sangeeta Kumari channel. Today we'll study chapter number 2 of Science class 10th NCERT, that is acids, bases and salts. So let's start. चैप्टर की शुरुआत होती है प्योर सब्सटेंसेस के साथ. प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं वो हमने क्लास 9th में पढ़ा था. तो प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आपके पास आते हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. एलिमेंट्स के अंदर आपके पास आते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स. इनके बारे में हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे, जो कि है हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. बट इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें आपके पास आता है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट. इस वजह से ही इस चैप्टर का नाम भी यही है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स. सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इंडिकेटर्स के साथ. नाउ व्हाट आर इंडिकेटर्स? दे आर अ स्पेशल केमिकल that changes its color or smell to indicate the presence of a chemical substance. तो इंडिकेटर्स एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स होते हैं जो अपने कलर को चेंज करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस जिसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है. कई बार इंडिकेटर्स अपने स्मेल को भी चेंज करते हैं, जो कि हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में अभी पढ़ेंगे भी. नाउ लेट्स स्टार्ट विद सम इंडिकेटर्स. सबसे पहले हम उन इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे जो अपने कलर को चेंज करते हैं, राइट. सो द फर्स्ट इंडिकेटर दैट वी हैव इन आवर सिलेबस इज लिटमस पेपर. नाउ लिटमस, नाउ व्हाट इज लिटमस? इसका कलर एसिड के अंदर रेड हो जाता है, बेस के अंदर ब्लू हो जाता है. The second indicator which we have is methyl orange. इसका कलर एसिड के अंदर पिंकिश रेड सा रहता है थोड़ा, और बेस के अंदर येलो हो जाता है. The third type of indicator is phenolphthalein. It is a colorless liquid. इसका कलर एसिड के अंदर कलरलेस ही रहता है, यानी कि कोई भी चेंज नहीं आता है इसमें, और बेस के अंदर ये पिंक कलर का हो जाता है. मतलब जब हम इसमें कोई भी बेसिक सोल्यूशन ऐड करेंगे तो वो पिंक कलर का हो जाएगा, फेनोफ्थलीन का कलर, राइट. नाउ द फोर्थ काइंड ऑफ इंडिकेटर विच वी हैव इज टर्मरिक. ये हम सबके घरों में होता है. इसका कलर एसिड में कोई चेंज नहीं आता, मतलब कि एसिड में उसका कलर जो येलो कलर होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, बट बेस में वो रेडिश ब्राउन हो जाता है. इसी वजह से आप देखते होंगे कि अगर आपकी शर्ट पे या कोई भी ऐसा आपका क्लोथ है जिसमें हल्दी वगैरह लगी हुई है, तो जब हम उसे वॉश करते हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा रेडिश ब्राउन वाला शेड आ जाता है, बिकॉज जो हमारा जो भी हम सोप वगैरह उसमें लगाते हैं वो बेसिक होता है नेचर में जनरली, राइट. Now let us study about olfactory indicators. ये indicators generally जो visually challenged people होते हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है. वो इससे easily पता लगा सकते हैं कि कोई भी substance है तो वो acidic है या basic है, right? So indicators which change their smell in the presence of acid or base. ये वो indicators होते हैं जो कि अपनी smell को change करते हैं acid या फिर base की presence में. Now the first indicator, olfactory indicator which we have is vanilla. Now इसका जो smell होता है acid में वो same ही रहता है, but base के अंदर ये smell करना बंद कर देता है, मतलब no smell, कोई smell नहीं आती इसमें से. फिर onion, इसका भी same है, acid में same smell होगा but base के अंदर कोई smell नहीं आएगा. And clove oil is also another type of olfactory indicator. इसका भी सेम रहता है कि जब एसिड में आप इसे डालोगे तो सेम ही स्मेल आता है, बट जब आप बेस में डालोगे तो स्मेल करना बंद कर देता है. नाउ द next topic which we have is activity 2.1. This activity is taken from your NCERT book, right? Acids and bases in the laboratory. Collect the following solution from the science laboratory: hydrochloric acid, that is HCl, sulfuric acid, that is H2SO4, nitric acid, that is HNO3, acetic acid, that is CH3COOH, sodium hydroxide, which is NaOH, calcium hydroxide, which is CaOH whole twice, potassium hydroxide, which is KOH, magnesium hydroxide, which is MgOH twice, and ammonium hydroxide, which is NH4OH. Put a drop of each of the above solution on a watch glass one by one and test with a drop of the indicators as shown in table 2.1.
What change in color did you observe with red litmus, blue litmus, phenolphthalein, and methyl orange solutions for each of the solution taken? Tabulate your observation in table 2.1. तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि इन सभी सॉल्यूशंस के आपको थोड़े थोड़े सैंपल लेने हैं साइंस लेबोरेटरी के अंदर, जो कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड दैट इज़ HCl। सो ये एक एसिड है, राइट। सो बेसिकली ये लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो रेड लिटमस में तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा, राइट, बट ब्लू लिटमस ये रेड कर देगा, राइट। फिनॉफ्थलीन, क्योंकि ये एसिड है तो फिनॉफ्थलीन का कलर वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, राइट। एंड मीथाइल ऑरेंज, क्योंकि ये एसिड है तो ये पिंकिश रेड कर देगा। इसी टाइप से आपको सारे ही जितने भी इन्होंने बता रखे हैं, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एंड सभी के सॉल्यूशंस को लेना है और टेस्ट करना है। तो क्या चेंज आएगा वो तो हमने प्रीवियस स्लाइड में ही देख लिया था, राइट। यहाँ पर आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड which is HCl, sulfuric acid which is H2SO4, nitric acid and your acetic acid, ये सारे acids हैं तो acid वाला change आएगा। Then your sodium hydroxide which is NaOH, then calcium hydroxide, potassium hydroxide and your magnesium hydroxide, ammonium hydroxide, ये सारे bases हैं तो वो वाला change आएगा जो base से होता है, right? Now our next topic of this chapter is Activity 2.2. Take some finely chopped onion in a plastic bag along with some strip of clean cloth. Tie up the bag tightly and leave overnight in the fridge. The cloth strip can now be used to test for acids and bases. Take 2 of these cloths strip and check their odor. Keep them on a clean surface and put a few drops of dilute HCl solution on one strip and a few drops of dilute NaOH solution on the other. Rinse both cloth strip with water and again check their odor. Note your observation. Now take some dilute vanilla essence and clove oil and check their odor. Take some dilute HCl solution in one test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few drops of dilute vanilla essence to both test tubes and shake well. Check the odor once again and record changes in odor if any. Similarly, test the change in the odor of clove oil with dilute HCl and dilute NaOH solution and record your observation. तो ये एक्टिविटी बेसिकली ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से रिलेटेड है। पहले हमने अनियन से टेस्ट करा किसको सबसे पहले डाइल्यूट HCl को टेस्ट करा, देन वी टेस्टेड आवर डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन। सो वी नो दैट जो डाइल्यूट HCl है विच इट इज़ एसिडिक इन नेचर, तो बेसिकली जो स्मेल होगा वो सेम रहेगा। एंड डाइल्यूट NaOH विच इज़ बेस, तो इसका सोल्यूशन बेसिकली क्या होगा, जो स्ट्रिप होगा आपका वो कोई भी स्मेल नहीं करेगा, राइट। देन इन्होंने बोला है कि डाइल्यूट वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल से भी आपको सेम एक्टिविटी रिपीट करनी है। सो जो डाइल्यूट HCl सोल्यूशन होगा और डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन होगा, इसको आपको लेना है और टेस्ट करना है डाइल्यूट वनीला एसेंस सोल्यूशन के साथ और क्लोव ऑयल के साथ। सो वी नो कि इन दोनों में ही क्या होगा, जो स्मेल होगा एसिड के अंदर वो सेम रहेगा और बेस वाला जो होगा उसमें कोई स्मेल नहीं आएगा, राइट। सो ओडर में तो बेसिकली यही चेंज आएगा जो हमने प्रीवियस स्लाइड में भी पढ़ लिया था, राइट। Now the next topic of this chapter is Introduction to acids and bases. Now what are acids? अभी तक जितना हमने पढ़ा है उसके according chemical compounds whose aqueous solution converts blue litmus to red आर कॉल्ड एसिड्स, राइट। जो भी ऐसा कोई केमिकल कंपाउंड जो क्या कर दे, जो ब्लू लिटमस है उसका कलर रेड में चेंज कर दे, उसे हम एसिड बोलेंगे। एग्जाम्पल HCl, NaOH,
sorry, not NaOH, but H2SO4, because NaOH is a base, right? So H2SO4, then CH3COOH, etc. Now, what are bases? Chemical compounds whose aqueous solution converts red litmus to blue are called bases. For example, NaOH, CaOH, etc. Right? Now, difference between acids and bases. एसिड और बेस के बीच का क्या डिफरेंस है, राइट? सो एसिड, दे आर सोर इन टेस्ट, वेयर एज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. एसिड्स आर सॉल्यूबल इन वाटर. बेसिस में क्या होता है, नॉट every base is soluble in water, but yes, there are some bases which are soluble in water, जिसे कि हम alkali भी बोलते हैं, right? So those bases, water soluble bases, are known as alkali. Now, acid का dilute solution conduct electricity, right? Whereas जो बेस का solution होता है that also conduct electricity. Acid converts blue litmus to red and base converts red litmus to blue. Acids are corrosive, right? We know कि acid बहुत ही ज़्यादा corrosive होता है, इस वजह से it is recommended कि हमें अपने मतलब हाथों पे basically acid को नहीं लेना चाहिए, right? And जो base होता है they feel soapy to touch, soapy सा लगता है जब हम उसे touch करते हैं base को, right? Now let us study about the chemical properties of acids and bases. So reaction with metal, this is the first topic, कि जब acid और base मेटल के साथ रिएक्ट होगा तो क्या होगा. तो ये बेसिकली एक जनरल पर्सपेक्टिव है, बट कहीं ना कहीं एक्सेप्शंस भी आते हैं जो अभी हम पढ़ेंगे भी इस चैप्टर के अंदर. सो एसिड प्लस मेटल जो होता है वो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है इन जनरल. जब भी आप किसी एसिड में मेटल को ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा उस मेटल का, एंड हमें हाइड्रोजन गैस निकलता हुआ दिखेगा. यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी लिया हुआ है, HCl प्लस Zn. Zn, as we all know, zinc is a metal and HCl is an acid. So जब भी ये रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा ZnCl2, जो कि है आपका जिंक क्लोराइड. ये सॉल्ट है हो गया आपका, राइट? दिस इज अ सॉल्ट, एंड H2 गैस आपकी लाइब्रेट हो जाएगी. यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखा भी रखा है कि आप ये फॉर्मूला कैसे बना सकते हो. एज वी ऑल नो कि जो जिंक होता है उसकी वैलेंसी +2 होती है, एंड जो क्लोरीन होता है उसकी वैलेंसी -1 होती है. तो हम ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ZnCl2, राइट? सो दैट्स हाउ आप जो सॉल्ट है उसका केमिकल फॉर्मूला फॉर्म करोगे. नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2SO4 प्लस Na. तो इससे आपको मिलेगा Na2SO4 प्लस H2. सो यहाँ पे Na2SO4 बेसिकली आपका सॉल्ट हो गया, एंड सोडियम सल्फेट सॉल्ट हो गया, एंड H2 गैस आपकी लाइब्रेट हो गई. यहाँ पे मैंने आपको ब्रैकेट में बता भी दिया है कि ये कैसे बना, राइट? Na जो होता है वो आपका +1 होता है उसकी वैलेंसी, एंड SO4 जो होता है उसकी वैलेंसी -2 होती है. तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड आपका सॉल्ट का फॉर्मूला बन गया Na2SO4. नाउ एक नोट का पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, मेटल्स विच आर लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. जो आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, आपको पता है कुछ ऐसे मेटल्स भी हैं जो हाइड्रोजन के नीचे आते हैं उस रिएक्टिविटी सीरीज में, जस्ट लाइक योर सिल्वर, योर गोल्ड, प्लेटिनम, इस टाइप के जितने भी मेटल्स होते हैं, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड. तो ये एक नोट का पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा. एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एक एक्सेप्शन भी है, क्या, जो नाइट्रिक एसिड होता है दैट इज HNO3, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन उसके साथ H2 गैस ना बनकर H2O बनता है, यानी वाटर बनता है. बट इसमें भी एक एक्सेप्शन है, मतलब आप इसे ऐसा कह सकते हो, एक्सेप्शन के भी अंदर एक एक्सेप्शन है कि जो मेटल्स हैं जस्ट लाइक योर Mn एंड योर Mg, मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, ये रिएक्ट, मतलब इसके साथ जब नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा तो H2O नहीं बनता है. नाउ the question arises that why nitric acid forms water instead of hydrogen gas with metal. तो इसका आंसर ये है कि बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट
एंड ऑक्सीडाइजेज हाइड्रोजन इनटू H2O। जो आपका नाइट्रिक एसिड होता है वो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिस वजह से जो आपकी H2 गैस निकलती है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है और ये H2O बना देता है, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। सो ऑल्सो ये जो रिएक्शन है ये बहुत ही सिलेक्टेड बेस और बहुत ही सिलेक्टेड मेटल्स का होता है, तो आपके सिलेबस में जो है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। बेस प्लस मेटल गिव्स इन जनरल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब सेम ही रिएक्शन है, वहाँ पे भी सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा था एसिड के साथ, और बेस के साथ भी आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिल रहा है। बट द डिफरेंस इज दैट आपको मैंने ये तो सिखा दिया कि एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा मेटल तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसे बनेगा, राइट। वैलेंसी को आप बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन जाएगा। बट यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा इसको आपको लर्न ही करना पड़ेगा अभी, इसका केमिकल फॉर्मूला, ऑल्दो 2 ही सॉल्ट हैं तो हो भी जाएगा लर्न ईजिली, बिकॉज ये कैसे बनेगा ये आप अर्लियर या मतलब आगे चल के पढ़ोगे, इस क्लास में नहीं पढ़ोगे। आप जब 11th-12th में जाओगे तब आप पढ़ोगे कि ये सॉल्ट बेसिकली कैसे फॉर्म होते हैं। सो फॉर नाउ यू विल हैव टू लर्न दीज फार्मूलाज। सो एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं NaOH विच इज़ अ बेस, उसके साथ मैंने एक मेटल ले लिया विच इज़ Al, दैट इज़ एल्यूमिनियम। सो इसको जब मैं रिएक्ट कराऊंगी तो आई विल गेट सॉल्ट जिसका फॉर्मूला है आपके पास NaAlO2 विच इज़ सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं NaOH प्लस Zn के साथ जब रिएक्ट होगा तो बनेगा Na2ZnO2 which is known as sodium zincate and hydrogen gas again liberate होगी। उसके बाद the next type of reaction is reaction with metal carbonate एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मतलब जब एसिड और बेस मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। तो जब भी वो बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो कोई भी रिएक्शन आकर नहीं होगी, बिकॉज मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आर बेसिक इन नेचर। तो बेस और बेस रिएक्ट करके कुछ भी नहीं होगा, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा बेसिकली, राइट। बट एसिड के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस H2O दैट इज वाटर एंड CO2 गैस लाइब्रेट होगी। एग्जाम्पल के लिए है आपके पास HCl प्लस Na2CO3 दैट इज सोडियम कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट होगा तो यू विल गेट NaCl दैट इज योर sodium chloride and H2O then CO2, right. Next example is HNO3 that is hydrogen nitrate or nitric acid। ये जब रिएक्ट करेगा NaHCO3 दैट इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो यू विल गेट NaNO3 दैट इज सोडियम नाइट्रेट प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम नाइट्रेट अगेन ये एक सॉल्ट है, राइट। नाउ इस टाइप के रिएक्शन में आपको सिर्फ ये जो सॉल्ट बन रहा है ये आपको वैलेंसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, जैसे कि अभी मैंने दिखाया था, वो करके आपको बनाना होगा। बाकी H2O और CO2 तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, राइट। उसके बाद यू हैव अ नोट पॉइंट, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ लेट अस स्टडी दिस। जो आपका लाइम वाटर होता है दैट इज़ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जब भी CO2 के साथ रिएक्ट करेगा दैट इज़ योर कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमेशा कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा विच इज़ अ वाइट प्रेसिपिटेट। इट टर्न्स योर सोल्यूशन मिल्की अलॉन्ग विद द वाटर। मतलब कि जब भी आप लाइम वाटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो यू विल ऑलवेज गेट अ वाइट प्रेसिपिटेट जो कि होगा कैल्शियम कार्बोनेट का अलॉन्ग विद वाटर, राइट। सो जो प्रेसिपिटेट है वो कैल्शियम कार्बोनेट है एंड उसके साथ आपको वाटर मिलेगा। बट जब आप ये कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास करा दोगे तो क्या होगा, तो ये होगा कि आपको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलेगा, जिसके कारण जो सॉल्यूशन होगा वो ट्रांसपेरेंट बन जाएगा, जो कि पहले ओपेक था। वाई? बिकॉज पहले आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट था जो कि एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, बट अब आपके पास कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिस वजह से आपका जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो गया। नाउ टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस।
ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो जितने भी अभी रिएक्शंस आएंगी जहाँ पे आपका हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रहा होगा, उसको अगर आप टेस्ट करना चाहो तो वो आप कैसे करोगे, कोई भी बर्निंग कैंडल वगैरह अगर आप टेस्ट ट्यूब के नज़दीक ले आओ जहाँ पे हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट हो रहा है, तो इट विल स्टार्ट टू बर्न विद अ पॉप साउंड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कैल्शियम कार्बोनेट। नाउ कैल्शियम कार्बोनेट के कुछ जनरल नेम भी होते हैं जैसे कि और लाइमस्टोन, चॉक और मार्बल। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिस विद ईच अदर। इस टाइप की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब भी एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट होता है तो विल ऑलवेज गेट सॉल्ट एंड योर वाटर, राइट। नाउ यहाँ पे ये जो सॉल्ट हमें मिल रहा है, समटाइम्स ये सॉल्ट न्यूट्रल होगा, समटाइम्स एसिडिक होगा और समटाइम्स बेसिक भी होगा। कैसे, लेट अस सी। देखो, अगर जो एसिड आप ले रहे हो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जो बेस ले रहे हो वो भी स्ट्रॉन्ग है, तो जो सॉल्ट मिलेगा वो न्यूट्रल होगा अलॉन्ग विद योर वाटर। फॉर एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH। NaOH भी एक स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो आपको मिलेगा NaCl विच वी ऑल नो इज अ न्यूट्रल सॉल्ट अलॉन्ग विद योर वाटर, राइट। बट अगर आप एक वीक एसिड ले लो और उसको एक वीक बेस के साथ रिएक्ट करा दो तो अगेन आपको न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा, राइट, अलॉन्ग विद योर वाटर। नाउ अगर आप एक स्ट्रॉन्ग एसिड को किसी वीक बेस के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड है, तो इस वजह से आपको जो सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक हो जाएगा एंड अलॉन्ग विद योर वाटर। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं HCl विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, देन AlOH का होल थ्राइस विच इज़ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि काफ़ी ज़्यादा वीक बेस होता है। जब भी ये आपस में रिएक्ट करेगा HCl के साथ, जब आपका एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा तो आपको हमेशा मिलेगा AlCl3 which is your aluminium chloride along with your water, which is जो आपका aluminium chloride है it is an acidic salt। so basically आपको इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर बार जो सॉल्ट होगा वो न्यूट्रल नहीं होगा, कई बार एसिडिक होगा, कई बार बेसिक होगा। नाउ वीक एसिड के साथ जब एक स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट करेगा तो आपको बेसिक सॉल्ट मिलेगा, फॉर द ऑब्वियस रीज़न कि यहाँ पे जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से जो सॉल्ट बना वो बेसिक बना, राइट, अलॉन्ग विद योर वाटर। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं CH3COOH plus NaOH gives CH3COONA plus H2O. Now acetic acid plus your sodium hydroxide gives your sodium acetate and water. Now एक नोट का पॉइंट है यहाँ पे, which is generally metallic oxide are basic in nature and your non-metallic oxide are acidic in nature। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। The fourth type of reaction which we have is reaction of metal oxides। so जब metal oxide acid या base के साथ react करेगा तो क्या होगा, तो देखो जब वो base के साथ react करेगा तो कोई भी reaction आकर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि metallic oxide, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि जो metallic oxide होता है वो basic होता है नेचर में, तो base और base का कोई reaction नहीं होगा। बट जब ये acid के साथ react होगा तो you will get your salt along with your water। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, इट विल गिव यू कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड एज वी ऑल नो ब्लैक होता है कलर में एंड कॉपर क्लोराइड इज ब्लूइश ग्रीन इन कलर। Now the fifth type of reaction is reaction of non-metal oxides। so जब भी non-metal oxide आपका acid के साथ react करेगा तो कोई भी reaction नहीं होगा। क्यों? क्योंकि non-metal oxide जो होता है वो आपका acidic होता है नेचर में, बट जब यही non-metal oxide base के साथ react करेगा तो आपको क्या मिलेगा, salt plus H2O। Now the next topic is activity 2.3, caution है इसका एक, this activity needs the teacher's assistance। okay, now let's read the activity। set the apparatus as shown in figure 2.1, take about 5 ml of dilute sulfuric acid in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it
What do you observe on the surface of zinc granule? Past the gas being evolved through the soap solution. Why are bubbles formed in the soap solution? Take a burning candle near a gas filled bubble. Now, what do you observe? Repeat this activity with some more acids like your HCl, HNO3 and CH3COOH. Are the observations in all the cases the same or different? तो यहाँ पे आपको बोला है कि आपको 5 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का लेना है और उसमें जिंक ऐड करना है. बेसिकली ये जो रिएक्शन है ये आपकी एसिड एंड मेटल की रिएक्शन है, राइट. सो वी ऑल नो कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लाइब्रेट होगा, राइट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा भी था. तो जिंक ग्रैन्यूल के ऊपर आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलेंगे. इसलिए जब आप इस गैस को सोप सोल्यूशन से पास करोगे और जो बबल्स फॉर्म होंगे उनके क्लोज आप एक बर्निंग कैंडल ले जाओगे तो वो एक पॉप साउंड के साथ बर्न होगा. और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब भी एक पॉप साउंड के साथ अगर कोई गैस बर्न होती है तो वो है हाइड्रोजन गैस, राइट. और अगर आप ये एक्टिविटी किसी दूसरे एसिड फॉर एग्जांपल HCl और HNO3 और CH3COOH के साथ भी रिपीट करोगे तो यही सेम रिजल्ट आपको हर बार देखने को मिलेगा, क्योंकि द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, राइट. Now our next topic is activity 2.4. Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the content of the test tube. Repeat the rest of the steps as in activity 2.3 and record your observation. So ये जो रिएक्शन है ये बेसिकली जिंक मेटल के साथ आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड की दी हुई है, विच मीन्स बेस प्लस मेटल. सो वी ऑल नो कि इस रिएक्शन में भी आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस ही मिलेगा. सो द रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस कैन बी रिटन एज फॉलोज. ये रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी. अभी अभी हमने पढ़ा था कि सोडियम जिंकेट बनता है, यहाँ पे आपको बैलेंस करके भी दिखा दिया है इन्होंने. नाउ यू फाइंड अगेन दैट हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन. यस, उसके बाद however such reactions are not possible with all metals, जैसे कि हमने पढ़ा भी था प्रीवियस स्लाइड में. Now the next activity is activity 2.5. Take 2 test tube, label them as A and B. Take about 0.5 gram of sodium carbonate in test tube A and about 0.5 grams of sodium hydrogen carbonate in test tube B. Add about 2 ml of dilute HCl to both the test tube. What do you observe? Pass the gas produced in each case through lime water calcium hydroxide solution. As we all know कि lime water हम किसे बोलते हैं? calcium hydroxide के solution को, as shown in figure 2.2 and record your observation. सो ये बेसिकली किस रिएक्शन की एक्टिविटी है? मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का जब रिएक्शन होता है एसिड के साथ, राइट. तो वी ऑल नो कि एसिड के साथ हमें उनकी क्या रिएक्शन देखने को मिलती है? सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2. तो बेसिकली जो गैस यहाँ पे निकलेगी वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी. और क्योंकि हम इस गैस को किससे पास करा रहे हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से पास करा रहे हैं. तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें देखने को मिलेगा कि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, राइट. CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, विच इज़ अ वाइट कलर प्रेसिपिटेट. Now the next activity is activity 2.6. Take about 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution. What is the color of the solution? Add dilute HCl solution to the above solution drop by drop. Is there any color change for the reaction mixture? Why did the color of phenolphthalein change after the addition of an acid? Now add a few drops of NaOH to the above mixture. Does the pink color of phenolphthalein reappear? Now why do you think this has happened? तो ये जो आपकी एक्टिविटी है ये बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विद ईच अदर वाली एक्टिविटी है, राइट.
सो इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले तो ये कहा गया है कि आपको 2 ml लेना है डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन का, एंड वी नो कि NaOH इज़ अ बेस। तो इसको आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर लेना है और आपको 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन के डालने हैं इसके अंदर। सो वी ऑल नो कि जब हम बेस डालेंगे, जब हम फिनोफ्थलीन को बेस में डालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, पिंक कलर देखने को मिलेगा। तो कलर क्या होगा सोल्यूशन का, पहला क्वेश्चन तो यही है इसका। तो हमें पता है कि सोल्यूशन क्या होगा, पिंक कलर का हो जाएगा, राइट। पिंक वुड बी द कलर। नाउ add dilute HCl solution to the above solution drop by drop। now जब हम HCl का solution इसके अंदर डालेंगे तो दोबारा से फिनोफ्थलीन का जो बेसिकली कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा दोबारा से, राइट। और फिर क्या होगा, इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। सो येस, कलर चेंज हुआ है। क्या कलर चेंज हुआ है कि दोबारा से वो कलरलेस बन गया, राइट। उसके बाद वाई डिड द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड। तो क्यों चेंज हुआ फिनोफ्थलीन का कलर एसिड के एडिशन के बाद, क्योंकि वी नो कि एसिड और फिनोफ्थलीन का जब रिएक्शन होता है तो जो फिनोफ्थलीन का कलर होता है वो वैसा का वैसा ही रहता है, मतलब कलरलेस ही रहता है, राइट। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। जब हम NaOH डाल देंगे तो अगेन NaOH इज अ बेस, तो दोबारा से पिंक कलर आ जाएगा, राइट। सो डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोफ्थलीन रीअपीयर। तो आप लिखोगे येस, दोबारा से कलर आ गया पिंक कलर, राइट, येस। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड। सो कभी आपकी एसिड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जा रही है, कभी बेस की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जा रही है, तो अकॉर्डिंगली फिनोफ्थलीन कलर चेंज कर रहा है। नाउ एक्टिविटी 2.7, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्लोली बाय स्टिरिंग। नोट द कलर ऑफ सोल्यूशन, व्हाट हैज़ हैपेंड टू द कॉपर ऑक्साइड। सो नाउ ये एक्टिविटी आपकी है रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड से रिलेटेड। तो हमें पता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड होता है वो एसिड के साथ क्या रिएक्शन देता है, सॉल्ट प्लस H2O। तो ये क्या बोल रहे हैं, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। सो बेसिकली हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड बीकर के अंदर और उसमें हमने क्या डाल दिया, HCl डाल दिया। तो ये रिएक्शन अभी हमने देखी भी थी प्रीवियस स्लाइड में। तो हमें क्या मिलेगा, ऐड स्लोली बाय स्टिरिंग। ओके, स्टिरिंग करके स्टिर भी हमें इसे करना है, बेसिकली मिलाते रहना है। एंड नोट द कलर ऑफ द सोल्यूशन। ओके, सो कलर तो हमें पता ही है कि ये जो होता है ये ब्लैक कलर का होता है, दिस इज़ ब्लैक इन कलर। बट जो रिएक्शन के बाद हमें जो सॉल्ट मिलेगा वो होगा आपका कॉपर क्लोराइड का सॉल्ट, विच इज़ ब्लूइश ग्रीन इन कलर, ब्लूइश ग्रीन इन कलर। और उसके साथ आपको वाटर मिलेगा, राइट। नाउ अब हम एसिड और बेसिस की एक न्यू डेफिनेशन को देखने वाले हैं, बिकॉज हमने जो प्रीवियस डेफिनेशन देखी थी वो बस ये थी कि जो एसिड होता है वो लिटमस पेपर का कलर रेड कर देता है और जो बेस होता है वो ब्लू कर देता है। नाउ एसिड, chemical substances which dissociate in water to give H+ and H3O+ ions are called acid। मतलब वो chemical substance जो कि water के अंदर जब हम उसे mix करेंगे तो वो dissociate होकर क्या देगा हमें, H+ और H3O+ यानी कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोनियम आयन देगा। नाउ HCl जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो विल गेट H+ एंड Cl- आयन्स, है ना, ये दो आयन्स हमें मिलेंगे। एंड ये वाला आयन फर्दर वाटर के साथ ही रिएक्ट होकर हमें देगा H3O+ आयन। सिमिलरली H2SO4 को जब हम वाटर के अंदर डालेंगे तो हमें ये आयन्स मिलेंगे एंड ये आयन फर्दर रिएक्ट होगा वाटर के साथ और हमें हाइड्रोनियम आयन दे देगा। सिमिलरली जब हम HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे वाटर के साथ तो हमें मिलेगा ये दोनों आयन और ये वाला आयन यानी हाइड्रोजन आयन दोबारा से वाटर के साथ रिएक्ट होकर हाइड्रोनियम आयन दे देगा। नाउ बेस क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस विच डिसोसिएट इन वाटर टू गिव OH- आयन इन वाटर आर कॉल्ड बेसिस। नाउ OH- को हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं, जैसे कि आपका हो गया NaOH, जब ये वाटर के साथ मिक्स होगा तो हमें मिलेगा Na+ एंड OH-। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम वाटर में डालेंगे तो हमें मिलेगा कैल्शियम का आयन एंड योर हाइड्रोक्साइड आयन। देन आप नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो जब ये वाटर के अंदर मिक्स होगा तो हमें मिलेगा पोटेशियम का प्लस वाला आयन और OH का हाइड्रोक्साइड का माइनस वाला आयन, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 2.8, टेक सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड etc. Fix 2 nails of a cork and place the cork in a 100 ml
terminal beaker. Connect the nail to the 2 terminal of a 6-volt battery through a bulb and a switch as shown in figure 2.3. Now pour some dilute HCl in the beaker and switch on the circuit. Repeat this with dilute sulfuric acid. What do you observe? Repeat the experiment separately with glucose and alcohol solution. What do you observe now? Does the bulb glow in all cases? तो हमें पता है कि जो ग्लूकोज है एंड अल्कोहल है, जब ये वाटर मतलब बेसिकली जब हम इनके सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो बल्ब ग्लो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये आयन नहीं देगा वाटर के अंदर, और विदाउट आयन जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी, और जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी तो बल्ब भी ग्लो नहीं करेगा. बट जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, इस वाले केस में बल्ब ग्लो करेगा, क्योंकि ये H3O+ आयन्स को बेसिकली देगा वाटर के अंदर, और जब हमारे पास आयन होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाएगी और बल्ब अल्टीमेटली ग्लो करेगा. Now the next topic is types of acids on the basis of dissociation. We have strong acid. So strong acid क्या होते हैं? Acid which dissociate completely in water and readily give H+ ion are called strong acids. यानी कि जो completely dissociate हो जाए water के अंदर और बहुत सारे amount में H+ ion दे. जैसे कि आपका example के तौर पे क्या दे रखा है? Sulfuric acid and hydrochloric acid. Now weak acid which dissociate partly in water and do not give H+ ions readily are called weak acids. जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, राइट, साइट्रिक एसिड. ये सारे जो एसिड होते हैं ये बेसिकली वीक एसिड होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा H+ आयन नहीं देते हैं, और जो वाटर है उसके अंदर भी पार्टली ही डिसोसिएट हो पाते हैं, कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं हो पाते. नाउ टाइप्स ऑफ एसिड हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन, ये देखा हमने, बट अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, राइट. So on the basis of origin we have mineral acids. Acids which are synthesized or extracted from minerals are called mineral acids. Mineral acids are hydrogen based acids and they are stronger than your organic acid. मतलब वो acid जो कि extract किए जाए या फिर synthesize किए जाए mineral से, राइट, उन्हें हम क्या बोल देंगे? मिनरल एसिड बोल देंगे. ठीक है. नाउ एग्जाम्पल के तौर पे हम क्या लेंगे? फॉर्मेशन ऑफ HCl बाय NaCl. जैसे NaCl से HCl का बनना, तो NaCl इज अ मिनरल, सो उससे जब HCl बन रहा है तो बेसिकली आप ये देख सकते हो कि ये एक हाइड्रोजन बेस एसिड बन रहा है, राइट, और ये स्ट्रॉन्गर भी होगा आपके ऑर्गेनिक एसिड के कंपैरिजन में. ठीक है. नाउ यू हैव फॉर्मेशन ऑफ HNO3 बाय NaNO3, यानी कि सोडियम नाइट्रेट से हम हाइड्रोजन नाइट्रेट बना सकते हैं. Now you have organic acid, second type of acid on the basis of origin. So though these acids which are extracted from प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड. मतलब कि वो एसिड जो कि हम एक्सट्रैक्ट करें किन से? प्लांट से और एनिमल से, तो उसे हम ऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं. ये बेसिकली उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं जनरली, और ये कार्बन बेस्ड एसिड्स भी होते हैं जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, राइट. नाउ लैक्टिक एसिड, फॉर इसका एक एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड. लैक्टिक एसिड जो होता है ये आपका मिल्क वगैरह में प्रेजेंट होता है, एंड जो आपका ऑक्सैलिक एसिड होता है ये लीफी वेजिटेबल्स में प्रेजेंट होता है. नाउ एसिड रिलीज्ड बाय बी ड्यूरिंग बी स्टिंग, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. सो जो एसिड रिलीज करती है बी, यानी कि जो मधुमक्खी होती है जब वो काटती है हमें, तो वो एक एसिड हमारे स्किन पे रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें वो बर्निंग पेन और इरिटेशन होता है उस स्टंग एरिया में. तो वो एसिड जो होता है वो फॉर्मिक एसिड होता है, जिसे कि हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं. नाउ बेसिस जो होते हैं, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि दो टाइप के बेसिस होते हैं, वाटर सॉल्युबल एंड वाटर इनसॉल्युबल. सो जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं इन्हें हम वाटर सॉल्युबल बेसिस या फिर सिंपली क्या बोलते हैं? एल्कली बोलते हैं. एग्जाम्पल देखेंगे हम इनके तो NaOH, KOH एट्सेट्रा. नाउ वाटर इनसॉल्युबल बेसिस जो होते हैं इन्हें हम बेसिकली जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होते या फिर कह सकते हैं पार्टली सॉल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर, उन्हें हम बोलते हैं वाटर इनसॉल्युबल बेसिस. इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं.
NH3 एंड NH4OH, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। एंड बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। हाँ, नाउ नोट का पॉइंट है यहाँ पे, नोट का पॉइंट क्या है कि वाटर सॉल्युबल बेसिस आर स्ट्रॉन्गर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इनसॉल्युबल। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी कि जो अल्कली होता है वो जनरली स्ट्रॉन्गर होता है किसके कंपैरिजन में, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस के कंपैरिजन में। Now our next topic is what happens to an acid or a base in water solution. So ये basically एक activity है आपके NCERT से ली हुई 2.9, activity 2.9. Take about 1 gram of solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apparatus as shown in figure 2.4. Add some concentrated sulfuric acid to the test tube. What do you observe? Is there a gas coming out of the delivery tube? Test the gas evolved successively with a dry and wet blue litmus paper. In which case does the litmus paper change color? On the basis of the above activity, what do you infer about acidic character of dry HCl gas, HCl solution? Note to teachers: if the climate is very humid, you will have to pass the gas through a guard tube, which is drying tube containing calcium chloride to dry the gas. ये एक बहुत ही important topic है calcium chloride वाला. Now let us understand this activity. तो ये एक्टिविटी बेसिकली इस बारे में है कि जो आपके हाइड्रोजन आयन होते हैं एसिड के अंदर, वो सिर्फ तभी लाइब्रेट होते हैं जब वो बेसिकली सॉल्यूशन में हो, बेसिकली राइट, वाटर के साथ हो। विदाउट वाटर वो नहीं होगा लाइब्रेट। ओके, इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको NaCl के सोल्यूशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। तो आपको एक गैस निकलती हुई दिखेगी, जिस गैस को आपको टेस्ट करना है किससे, ड्राई एंड वेट लिटमस पेपर, जो कि ब्लू कलर का होना चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि जो यहाँ पे गैस लाइब्रेट हो रही है वो एसिडिक है। तो अगर लिटमस पेपर आपका ब्लू कलर का होगा तभी वो आपको कलर चेंज देखने को मिलेगा रेड में, राइट। तो आप देखोगे कि जो लिटमस पेपर का कलर है वो वेट लिटमस पेपर वाले केस में चेंज होता हुआ दिखेगा, बट ड्राई वाले में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि जो गैस लाइब्रेट हो रही होगी रिएक्शन में से, उसको तो आप ऑलरेडी गार्ड ट्यूब में कैल्शियम क्लोराइड भर के, जो कि एक बहुत ही अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, जो बेसिकली क्या करेगा, जितना भी मॉइस्चर होगा, वाटर कंटेंट होगा, वो अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, और जो गैस होगी वो बिल्कुल ड्राई गैस निकल रही होगी। तो जब वो ड्राई गैस निकल रही होगी और आप उसको टेस्ट करोगे ब्लू लिटमस पेपर से, तो ड्राई वाले में कोई भी, बेसिकली जब आप वेट वाले लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तब तो आपको रेड कलर देखने को मिलेगा, बट जब आप ड्राई वाले लिटमस पेपर से टेस्ट करोगे तो आपको कोई भी कलर चेंज देखने को नहीं मिलेगा, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो आपका H+ आयन का सेपरेशन होता है HCl के मॉलिक्यूल से, वो सिर्फ तभी होता है जब वाटर की प्रेजेंस होती है, यानी या फिर मॉइस्चर वगैरह बेसिकली प्रेजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डाइल्यूशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। दिस प्रोसेस इज हाईली एक्सोथर्मिक। ये चीज़ तो आपको पता ही होनी चाहिए कि ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, जिस वजह से ये भी कहा जाता है कि टीचर की असिस्टेंस में होना चाहिए, और साथ के साथ जनरली जो आपके स्कूल्स वगैरह में लेबोरेटरी होती है उसमें कंसनट्रेटेड एसिड्स को नहीं यूज़ किया जाता है, डाइल्यूटेड वाला ही यूज़ किया जाता है। नाउ कंसनट्रेटेड एसिड्स एंड बेसिस दे हैव मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर। जो आपके कंसनट्रेटेड एसिड्स और बेस होते हैं उनके अंदर वाटर तो होता है, बट मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ये नोट करने वाली बात है। इसका सिंपल भी आपको बेसिकली जो कंटेनर होगा उसके ऊपर लिखा हुआ दिखेगा, ब्रैकेट में C बना होता है जिसका मतलब होता है कंसनट्रेटेड, या फिर CONC ऐसा करके लिखा होता है एसिड के साथ, राइट। डाइल्यूट एसिड एंड बेसिस दे हैव मोर देन मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, यानी कि और इसके सोल्यूशन आपको ये भी पता होना चाहिए कि सिंबल क्या होता है, DIL ब्रैकेट में या फिर D, यानी कि जो ऐसे एसिड या बेस हो जिसमें जो मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर है उससे ज़्यादा वाटर प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं डाइल्यूटेड एसिड एंड बेसिस। Now, while dilution, add acid in water, not water in acid. ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि आपको हमेशा एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना है, राइट। विथ कंटिन्यूस स्टिरिंग, यस, आपको कंटिन्यूसली उसे हिलाते भी रहना है। नाउ
Diluted acids or base have less concentration of H3O plus and OH minus ion per unit volume. Obviously जो आपके diluted acid या bases होंगे उसके अंदर H3O plus ion and OH minus ion की जो concentration होती है वो comparatively per unit volume में कम होती है, right? Now the next topic is activity 2.10 जो कि आपकी basically एक NCERT से ही ली हुई एक्टिविटी है. नाउ टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 टू इट एंड swirl द बीकर स्लोली. टच द बेस ऑफ द बीकर. इज देयर अ चेंज इन टेम्परेचर? इज दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस? सो ऑब्वियसली ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. रिपीट द अबव एक्टिविटी विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड pellets नाउ एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन. तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो बीकर होगा उसका टेम्परेचर राइज हो जाएगा क्योंकि ये डाइल्यूशन ऑफ एसिड और बेस का ही एक्टिविटी है. जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसी की एक्टिविटी है, उसी से रिलेटेड, राइट. सो यहाँ पे बेसिकली डाइल्यूट कर रहे हैं ये किसको? कंसनट्रेटेड H2SO4 को. और उसके बाद इन्होंने बोला है कि यही सेम एक्टिविटी आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी रिपीट करनी है. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप रिपीट करोगे तो भी आपको यही सेम चीज़ देखने को मिलेगी कि जो प्रोसेस होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा, जो बीकर होगा वो हॉट हो जाएगा, राइट. Now the next topic is universal indicator, a mixture of several indicators. This shows different colors at different concentration of hydrogen ion in a solution. Basically a scale for measuring H plus ion, उसको हम बोलते हैं pH scale. दैट इज़ बेसिकली ये दिखाता है कि जो एसिड है या फिर बेस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है. ओके, नाउ नोट एवरी इंडिकेटर हैज़ इट्स ओन pH स्केल. हर एक इंडिकेटर का खुद का अपना pH स्केल होता है. इट इज़ द डिग्री टू मेजर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अ सब्सटेंस. इट्स वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14. सो 0 बेसिकली हाईली एसिडिक होता है एंड 14 हाईली बेसिक होता है. इससे रिलेटेड आपको एक्टिविटी भी दी हुई है 2.11 वाली एक्टिविटी में. टेस्ट द pH values of solution given in table 2.2. record your observation. What is the nature of each substance on the basis of your observation? So आपकी observation के basis पे जो nature है हर एक substance का वो क्या है वो आपको बताना है. यहाँ पे आपको एक figure भी दी हुई है जिसमें आपको दिखा रखा है कि क्या color आएगा pH वाला paper का. Basically pH of some common substances shown on pH paper. Color आर ओनली अ रफ गाइड. ये आपको समझना होगा कि कलर एक रफ गाइड की तरह यहाँ पे आपको दे रखा है कि जब आपका बेसिकली, ये मैं आपको बताऊँगी भी इसकी नेक्स्ट वाली स्लाइड में. 1 सेकेंड, इन दिस स्लाइड आई विल टेल यू दिस एज वेल. बट पहले हम बुक का देखते हैं. आप देखोगे कि यहाँ पे जो 7 वाला है यहाँ पे आपको ब्लूइश ग्रीन या फिर ग्रीनिश काइंड का शेड देखने को मिल रहा है. बट जो यहाँ पे 14 वाला एंड है इसमें आपको काइंड ऑफ ब्लू पर्पल काइंड ऑफ कलर देखने को मिल रहा है. वेयर एज जो आपका 0 से लेके 1 2 3 वाला ये जो कॉलम है यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि रेड ऑरेंज इस टाइप का कलर कुछ देखने को मिल रहा है. तो बेसिकली जब आप इन सारे सब्सटेंस को टेस्ट करोगे किससे? pH पेपर से, तो आपको pH पेपर का कुछ कलर देखने को मिलेगा और उस कलर से फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है. नाउ यहाँ पे मैंने आपके लिए एक फिगर खुद से भी ड्रॉ कर दी है. क्या कि फॉर एग्जांपल ये आपका pH पेपर है. ओके, सो जो 7 होता है ये न्यूट्रल होता है, मतलब ग्रीनिश कलर का शेड रहता है इसका. बट 7 से 14 के बीच में आप देखोगे कि बेसिक नेचर इंक्रीज होता रहता है. मतलब 8 9 10 इन सब में, मतलब 10 का ज़्यादा बेसिक होगा 8 के कंपैरिजन में, राइट. सो बेसिकली बेसिक नेचर इंक्रीज होता रहेगा. ब्लूइश कलर का जो शेड है वो भी इंक्रीज होता रहेगा. और क्या इंक्रीज होगा? स्ट्रेंथ ऑफ अल्कली, जिससे हमें ये पता चलता है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो अल्कली होते हैं, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, राइट. सिमिलरली आप देखोगे कि जब आप जो 7 है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है
और जो रेडिश कलर का शेड है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली H+ आयन की जो कंसनट्रेशन है वो इंक्रीज़ होगी जब वो एसिडिक ज़्यादा होगा आपका सब्सटेंस, और जब वो बेसिक ज़्यादा होगा तो H+ आयन की कंसनट्रेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। सो नाउ दिस फिगर वाज अबाउट वेरिएशन ऑफ pH with the change in concentration of H+ and OH ions, right। अब आपको ये चीज़ भी समझनी होगी कि जो pH का जो भी वैल्यू आता है आपका, राइट, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ। मतलब pH का वैल्यू जितना कम आता है, राइट, एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होता है। बट pH का जो वैल्यू होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। मतलब pH का वैल्यू जितना ही ज़्यादा आता है बेसिक स्ट्रेंथ भी उतना ही ज़्यादा होता जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन डेली लाइफ। नाउ इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके अंदर आप ये पढ़ोगे कि जो pH है उसकी क्या इम्पॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों इतना क्रूशियल होता है pH डेली लाइफ के अंदर। तो अब हम पहला टॉपिक ये पढ़ेंगे इन सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है इट वर्क्स विद इन अ वेरी नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, जो कि होता है 7 to 7.8, जो कि आप देख सकते हो कितना ज़्यादा नैरो है, राइट। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ pH चेंज, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। एसिड रेन कॉज बैड सर्वाइवल इन एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। pH change in soil. Plant require certain pH soil for healthy growth. pH value varies with the type of plant and soil. इससे रिलेटेड आपको एक एक्टिविटी भी दी हुई है NCERT में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। नोट का पॉइंट है यहाँ पे एक, जनरली फार्मर्स स्प्रिंकल बेसिस लाइक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे 2 आएगा, yes, हाइड्रोक्साइड एट्सेट्रा आफ्टर एसिड रेन टू बैलेंस pH ऑफ द सॉइल। ये चीज़ आप देखोगे कि जितना भी आपका बेस होता है, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको स्प्रिंकल किया जाता है सॉइल के अंदर एसिड रेन के बाद, जिससे क्या होता है कि जो बेसिकली pH होता है सॉइल का वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। नाउ द थर्ड topic is pH in our digestive system. HCl is released in our stomach and it helps in digesting food and also kill bacteria present in food, but sometimes excess of acid is released by stomach and it causes acidity, राइट। एंड एंटा एसिड नाम की आपकी एक मेडिसिन होती है, एंटा एसिड बोलते हैं उन मेडिसिन को, जो कि क्या करती है, जो कि बेसिक होती है नेचर में और क्या करती है, क्योर करती है हमारी एसिडिटी को। एंड इसके एग्जाम्पल्स दे रखे हैं किसके, एंटा एसिड के। क्या एग्जाम्पल है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो आपका होता है, दिस इज़ बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो फोर्थ टॉपिक है अब आपके पास वो है pH चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ इनामल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट इज द hardest substance in the body. It does not dissolve in water but is corroded when the pH in the mouth is below 5.5, which is acidic, right? 5.5 से कम तो acidic ही होगा, right? And results in tooth decay. Bacteria present in the mouth produce acids by degradation of sugar and food particles remaining in the mouth after eating. That's why toothpaste are generally basic in nature to neutralize the excess acid and prevent tooth decay. तो इसी कारण से हम देखेंगे कि जो टूथपेस्ट होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में, राइट। नाउ जो हमारा टूथ इनामल होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि एक क्रिस्टलाइन फॉर्म है किसका, कैल्शियम फॉस्फेट का, जो कि अगेन बेसिक होता है नेचर में। एंड ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है बट ये कोरोड हो जाता है जब हमारे माउथ का pH 5.5 से कम चला जाए, राइट। और जिस वजह से टूथ डिके होता है। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है हमारे माउथ के अंदर, वो बेसिकली क्या करता है, वो एक एसिड प्रोड्यूस करता है बाय द डिग्रेडेशन ऑफ शुगर और फूड पार्टिकल, जो भी हमारे माउथ के अंदर रह जाता है खाना खाने के बाद, उसको वो डिग्रेड कर देता है और एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो हमारा टूथ डिके वगैरह है वो होता है। जिस वजह से जो टूथपेस्ट होता है हमारा वो बेसिक होता है नेचर में, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर पाए एक्सेस ऑफ एसिड को जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट हो गया है, और जिस वजह से जो हमारा टूथ डिके है वो
प्रिवेंट हो जाता है, राइट। द फिफ्थ टॉपिक इज सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वेलफेयर। इंसेक्ट्स लाइक बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड कॉजिंग पेन एंड इरिटेशन, जो कि अभी हमने पढ़ा भी था कि वो जो एसिड होता है वो मेथेनॉइक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड होता है, जिस वजह से हमें क्या होता है, पेन और इरिटेशन होता है। प्लांट्स लाइक हेयर स्टिंग ऑफ नेटल लीव्स क्या करता है, वो क्या लीव करता है, मेथेनॉइक एसिड, अगेन वो भी मेथेनॉइक एसिड ही लीव करता है, जिसे हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, कॉजिंग बर्निंग पेन। यूज़ ऑफ अ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ, क्यों, क्योंकि वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और फिर हमें जो पेन है वो होना बंद हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 2.12 पुट अबाउट 2 grams सॉइल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 5 ml वाटर टू इट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सॉइल और वाटर, बेसिकली सॉइल का हम सोल्यूशन बना रहे हैं। शेक द कंटेंट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, शेक कर लो अच्छे से, उसके बाद फिल्टर द कंटेंट एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन द टेस्ट ट्यूब। फिल्ट्रेट को आप कलेक्ट कर लो, बेसिकली फिल्टर कर लो उसे, और फिर क्या होगा कि चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ अ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। बेसिकली pH पेपर को लेके आप क्या करो, उसको टेस्ट करो कि क्या आता है pH पेपर का कलर। What can you conclude about the ideal soil pH for the growth of plants in your region? तो आप जहाँ का भी सॉइल ले रहे हो उस रीजन का जो सॉइल है वो उसका क्या pH है वो आपको बताना है, और फिर आपको ये भी देखना है कि उससे आप क्या कंक्लूड कर पा रहे हो कि क्या आइडियल pH होना चाहिए सॉइल का प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए, आपके जो भी रीजन से आपने सॉइल लिया है वहाँ का। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट की क्या डेफिनेशन होती है। तो सॉल्ट हैविंग सेम कटायन बट डिफरेंट अनायन बिलोंग्स टू सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट, मतलब कि वो सॉल्ट जिनके जो कटायंस होते हैं वो सेम होते हैं बट जो अनायंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कि हाँ ये जो सॉल्ट है ये सेम फैमिली से बिलोंग करता है। एग्जाम्पल भी दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम कार्बोनेट .10H2O विच इज़ योर बेसिकली वॉशिंग सोडा हैव बोथ हैव H+ एज कटायन। तो इनका जो कटायन है, ओके सो पहले मुझे कटायन अनायन भी समझा देना चाहिए। सो कटायन बेसिकली क्या होता है, जो पॉजिटिव वाला होता है, राइट। सॉल्ट के अंदर जो पॉजिटिव वाला एटम है दैट इज नोन एज योर कटायन, और जो नेगेटिव वाला होता है उसे हम अनायन बोलते हैं, राइट। नेगेटिव वाले को हम अनायन बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो इनका कटायन है वो दोनों का सेम है, इसका भी Na+ है, इसका भी Na+ है, बट जो अनायन है वो दोनों का डिफरेंट है। तो इस वजह से ये सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट से बिलोंग करेगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्टिविटी 2.13 जो कि फैमिली ऑफ सॉल्ट से ही रिलेटेड एक्टिविटी है। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, copper sulfate, sodium chloride, sodium nitrate, sodium carbonate and ammonium chloride. Identify the acid and base from which the above salt may be obtained. Salt having the same positive or negative radicals are said to belong to a family, right? For example, NaCl and Na2SO4 belongs to the same family of sodium salts, जैसे कि अभी हमने भी ऊपर पढ़ा था, right? Similarly, NaCl and KCl belongs to the same belongs to the family of chloride salts. तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि sometimes what will happen, आपका जो नेगेटिव वाला होगा रेडिकल वो सेम होगा, समटाइम्स आपका पॉजिटिव वाला रेडिकल सेम होगा, जो कि बेसिकली सेम फैमिली ऑफ सॉल्ट जो कहलाते हैं। तो बेसिकली समटाइम्स ये होगा कि पॉजिटिव वाला रेडिकल सेम होगा, समटाइम्स नेगेटिव वाला रेडिकल सेम होगा। हाउ मेनी फैमिलीज कैन यू आइडेंटिफाई अमंग द सॉल्ट गिवन इन दिस एक्टिविटी? तो यहाँ पे आपको बहुत सारी फैमिलीज ऑफ सॉल्ट देखने को मिलेगी, जैसे कि अमोनियम क्लोराइड हो गया एंड सोडियम क्लोराइड हो गया, तो दोनों में ही क्लोराइड आयन है, राइट। देन यू हैव पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, दोनों में ही सल्फेट आ रहा है। देन कैल्शियम सल्फेट में भी सल्फेट आ रहा है, देन मैग्नीशियम सल्फेट में भी सल्फेट आ रहा है, कॉपर सल्फेट में भी सल्फेट आ रहा है, राइट। सो इस टाइप से आप आइडेंटिफाई करोगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज pH ऑफ सॉल्ट। इसकी एक्टिविटी है 2.14 कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैम्पल: सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, copper sulfate, sodium acetate, sodium carbonate and sodium hydrogen carbonate. Some other salt available can also be taken. Now
check their solubility in water, use distilled water only, check the action of these solutions on litmus paper and find the pH using a pH paper. Which of the salt are acidic, basic और neutral? So ये मैंने आपको समझाया था कि neutral salt कौन से होंगे, जो strong acid और strong base के reaction से बनेगा या फिर weak acid और weak base के reaction से मिलेगा। और जो acidic salt होगा वो उसमें क्या होगा कि जो आपका acid होगा वो strong होगा और जो base होगा वो weak होगा। जब उसका reaction होगा तब एसिडिक सॉल्ट मिलेगा। और बेसिक सॉल्ट कब मिलेगा, जब आपका जो बेस होगा वो स्ट्रांग होगा और एसिड जो होगा वो वीक होगा, उसका रिएक्शन होगा तो बेसिक सॉल्ट मिलेगा। आइडेंटिफाई द एसिड और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट, रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। देखो यहाँ पे इन्होंने बता भी दिया है कि सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विद pH वैल्यू ऑफ 7। ऑन द अदर हैंड सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ वीक बेस आर एसिडिक विद अ pH वैल्यू ऑफ लेस देन 7 एंड दोज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड आर बेसिक इन नेचर विद अ pH वैल्यू ऑफ more than 7. Now the next topic is about salt. Now chemical compounds formed by neutralization reaction between acid and base are called salt. इसकी दो डेफिनेशन हो सकती है, पहली तो ये वाली है एंड आई थिंक ये वाली ज़्यादा अप्रोप्रिएट भी है। नाउ इसकी एक और डेफिनेशन भी हो सकती है, लेकिन क्या कि कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग H एटम फ्रॉम यानी हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड बाय अ मेटल आर कॉल्ड सॉल्ट। यानी कि अगर हमने कोई सा भी कंपाउंड मतलब बेसिकली कोई सा एसिड ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। सो HNO3 में से जो मेरा H वाला एटम है यानी हाइड्रोजन वाला एटम है, जब मैं इसको रिप्लेस कर दूं किससे, किसी भी मेटल वाले एटम के साथ, फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ ही रिप्लेस करते हैं, तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, राइट। Now the first type of salt which we have is common salt, a raw material for chemicals. कॉमन सॉल्ट बेसिकली एक रॉ मटेरियल है फॉर केमिकल्स। केमिकल फार्मूला क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl। प्रिपरेशन क्या है इसकी, दो तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो यही कि फ्रॉम सी बाय इवेपोरेशन, हमें पता है कि जब हम सी वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट बच जाता है। बाकी इसका एक लैब में भी मेथड है जिससे हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं, और वो मेथड ये है कि हम NaOH को HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो हमें मिलेगा NaCl प्लस H2O। इसके यूजेस क्या क्या होते हैं, यूज्ड एज टेबल सॉल्ट इन आवर फूड, है ना, ये तो हमें पता ही है, टेबल सॉल्ट की तरह यूज़ होता है हमारे खानों के अंदर। देन as raw product for several chemicals like your NaOH, Na2CO3 that is sodium carbonate, then you have sodium hydrogen carbonate। मतलब इन सारे chemicals को बनाने के लिए भी as a raw product हम NaCl का यूज़ करते हैं। Now the next type of salt, or we can say the second type of salt that we have to study is your caustic soda। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। अब हम इसे प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड कॉमन सॉल्ट, जिसे कि हम ब्राइन सोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि पानी और नमक को जब हम मिक्स कर देते हैं तो जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है उसको हम ब्राइन सोल्यूशन कहते हैं। इट डीकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय प्रोडक्ट्स आर क्लोरीन गैस एंड योर हाइड्रोजन गैस। देखो अब हम क्या करेंगे, जब हम ब्राइन सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो हमें मिलेगा NaOH जो कि आपका है सोडियम हाइड्रोक्साइड, राइट, कॉस्टिक सोडा, एंड उसके साथ साथ आपको मिलेगा क्लोरीन गैस जो कि आपका एनोड में जाके अटैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव, दिस इज़ योर नेगेटिव, एंड जो आपका एनोड होता है वो पॉजिटिव होता है। सो वी नो दैट पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सिमिलरली जो आपका हाइड्रोजन होता है वो पॉजिटिव होता है एंड जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। दैट्स वाई ये आपका जो हाइड्रोजन गैस होगा वो कैथोड पे मिलेगा। Now we have a note point over here. The process is called as chlor-alkali process। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि इस प्रोसेस को हम chlor-alkali process बोलते हैं। क्यों, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ
क्लोरीन एंड अल्कली जो कि आपका NaOH है। NaOH ये एक अल्कली है, ये मैंने आपको बताया था, क्यों? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेस है, राइट। एंड क्लोरीन गैस भी बन रही है, इस वजह से हम इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब यूजेस क्या क्या होते हैं NaOH के? सो द फर्स्ट यूज़ इज़ इन मेकिंग डिटर्जेंट एंड सोप। सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। सेकेंड वन, इन पेपर मेकिंग, पेपर मेकिंग में भी यूज़ होता है। इन ब्लीच मैन्युफैक्चर, ब्लीच मैन्युफैक्चर में भी यूज़ होता है। एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तब भी NaOH का यूज़ होता है। नाउ यहाँ पे जो आपका H2 गैस लाइब्रेट हुआ है, अब ये H2 का क्या यूज़ है? देखो, एक तो ये एज अ फ्यूल यूज़ होता है, बाकी ये HCl के मेकिंग में भी यूज़ होता है, और मेकिंग अमोनिया फर्टिलाइज़र, अमोनिया फर्टिलाइज़र बनाने के लिए भी हम H2 गैस का यूज़ करते हैं। नाउ Cl2 गैस कैसे यूज़ होता है? वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, स्विमिंग पूल में यूज़ होता है, मेकिंग डिसइंफेक्टेंट एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, राइट। एंड और कहाँ यूज़ होता है ये? PVC बनाने में भी ये यूज़ होता है। एंड ऑल्सो इन मेकिंग पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जितने भी होते हैं उन्हें बनाने के लिए भी क्लोरीन गैस का यूज़ होता है। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ सॉल्ट वी हैव इज़ योर ब्लीचिंग पाउडर। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, जिसे कि हम कैल्शियम हाइपोक्लोराइट भी बोलते हैं। प्रिपरेशन, अब ये बनेगा कैसे? बाय पासिंग क्लोरीन गैस टू ड्राई स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या था? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर जब हम क्लोरीन गैस पास करा देंगे तो हमें ये मिलता है, इस वजह से हम इसे क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोलते हैं। नाउ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज ड्राई स्लेक्ड लाइम, राइट। जब हम इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्या मिला देंगे? क्लोरीन गैस पास करा देंगे, तो विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विच इज़ योर ब्लीचिंग पाउडर एंड अलॉन्ग विद योर वाटर, ठीक है। अब इसके यूजेस क्या क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के? फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सेकेंड, फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प इन द पेपर फैक्ट्री। थर्ड, एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल फैक्ट्री। फोर्थ, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज़ योर बेकिंग सोडा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम इसे। प्रिपरेशन कैसे होगा इसका? देखो, ब्राइन सोल्यूशन यानी कि NaCl प्लस H2O के अंदर हम NH3 और CO2 को हम बेसिकली पास करा देंगे, तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा NaHCO3 अलॉन्ग विद योर NH4Cl। नाउ जो केमिकल प्रॉपर्टी होता है किसका? NaHCO3 यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, वो क्या होता है? बेसिकली ये बेसिक होता है नेचर में, ये पहला है केमिकल प्रॉपर्टी। दूसरा, ये डीकम्पोज हो जाता है हीट करने पे। ये कैसे टूटता है? ये बेसिकली, ये आपको पता है ट्रायंगुलर सिंबल, जो सिंबल होता है वो किसका होता है? हीट का होता है, राइट। सो सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2 में ये टूट जाता है। बट नथिंग हैपन्स व्हेन दिस, दैट मीन्स योर बेकिंग सोडा इज जस्ट सिंपली मिक्सड विद वाटर। अगर मैं इसे सिंपली वाटर के साथ मिला दूंगी तो कुछ भी नहीं होगा। अब इसके यूजेस क्या क्या है बेकिंग सोडा के? देखो, फर्स्ट यूज़ क्या है? फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए ये यूज़ होता है। बेकिंग पाउडर क्या होता है? मिक्सचर होता है बेकिंग सोडा का विद एनी काइंड ऑफ माइल्ड एडिबल एसिड। मतलब माइल्ड मतलब बेसिकली वीक एसिड, एंड योर एडिबल यानी वो जो खाने वाला एसिड हो वैसा कोई एसिड के साथ जब हम उसे मिक्स कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें हमारा बेकिंग पाउडर मिल जाएगा। और इसका एक एग्जांपल है टार्ट्रिक एसिड, राइट। टार्ट्रिक एसिड माइल्ड भी होता है और एडिबल भी होता है, तो जब हम इसे मिक्स करेंगे तो हमें बेकिंग पाउडर मिलेगा। नोट, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विद वाटर फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। नाउ जब इसे हम वाटर के साथ मिक्स करें या फिर हीट करें तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस H2O प्लस CO2।
Now CO2 produced during reaction causes bread or cake to rise, making them soft and spongy. अब जो ब्रेड या फिर केक या फिर जो भी हम बनाते हैं घर पे ऐसा जिसमें हम बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं, तो बेसिकली यहाँ पे जो CO2 रिलीज़ होता है ना, इसकी वजह से ही वो फ्लफ़ी बनता है। जो भी हम बना रहे हैं जिसके अंदर हम डाल रहे हैं इसे, तो वो फ्लफ़ी क्यों बनता है? वो इस वजह से ही बनता है क्योंकि जो ये CO2 होता है ये उसे फ्लफ़ी बनाने में हेल्प करता है। नाउ the second use of baking soda is also used as antacid. antacid अभी हमने पढ़ा था, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो बेसिक होता है नेचर में और एसिडिटी को क्योर करने का काम करता है, राइट। सो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि केमिकली मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस स्लाइड में, राइट। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, ये हम यूज़ करते हैं एज एन एंटी एसिड। क्या होता है जो हमारे इसका ना रिएक्शन भी मैं आपको बता देती हूँ। जो आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो जब HCl के साथ रिएक्ट होगा तो वो बनाएगा मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि सॉल्ट है, राइट, और न्यूट्रल सॉल्ट है अलॉन्ग विद योर H2O। तो क्या होता है कि जो एसिड होता है वो न्यूट्रलाइज होके अब क्या बन गया? सॉल्ट। तो इस वजह से जो आपको डिस्कम्फर्ट होगा वो होना अब बंद हो जाएगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ओके, सो इसका थर्ड यूज़ क्या है? इसका थर्ड यूज़ ये है, ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर होता है जिसके अंदर ये यूज़ होता है। अब नाउ सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर क्या है? देखो, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा होता है, जब हम इसको एसिड के साथ मिक्स करते हैं ना तो CO2 गैस निकलती है, राइट। एंड वी नो कि CO2 गैस ही फायर एक्सटिंग्विशर से भी निकलती है, जिस वजह से जो फायर होता है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, राइट। सो बेसिकली गायब हो जाता है, या फिर तो जो आग होती है उसको बुझाने का काम कौन करता है? CO2 गैस करती है। तो क्या होता है इस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर? बेसिकली एक फनल टाइप का कुछ होता है जिसको हटाने से क्या होता है कि जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट होता है, उसके अंदर ही सब कुछ होता है। वो जैसे आप फनल हटाओगे वो रिएक्ट हो जाएगा आपस में और CO2 गैस निकलने लगती है उस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर से, जिस वजह से आग से हम बच पाते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज योर वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला इसका क्या है? Na2CO3.10H2O, बाकी इसको बोलते हैं हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका का मतलब होता है 10, ठीक है, डेका का मतलब होता है 10। नाउ इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। तो इसके प्रिपरेशन को हम सॉल्वे प्रोसेस भी बोलते हैं, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो इसका कई बार ऐसा सर्टेन रीज़न में भी आ सकता है इस वजह से। नाउ इसका सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, स्टेप क्या होगा? बेसिकली NaCl प्लस H2O प्लस NH3 प्लस CO2 को आप मिक्स करोगे तो आपको मिलेगा NaHCO3। बेसिकली हम सबसे पहले हमारा जो बेकिंग सोडा है वो बना रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ आपको मिलेगा ऑब्वियसली NH4Cl, जो कि हमने पढ़ा भी था। नाउ NaHCO3 को जब आप हीट कर दोगे तो अभी हमने पढ़ा था कि वो Na2CO3 यानी कि सोडा ऐश, इसे हम सोडा ऐश बोलते हैं, ओके। सो ये सोडा ऐश में अलॉन्ग विद योर वाटर एंड CO2 ब्रेक हो जाएगा। और जब हम इस सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश को मिक्स कर देंगे वाटर के साथ, तो क्या होगा कि ये सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी हम बैलेंस करेंगे तो इधर भी 10 लिख देंगे और इधर भी 10 लिख देंगे, राइट। अब यहाँ पे 10H2O ही क्यों आया? मतलब 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था। तो ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो वॉशिंग सोडा है उसके 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है ये अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। नाउ यूजेस क्या है वॉशिंग सोडा का? फर्स्ट यूज़ तो है कि यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। सेकेंड, यूज टू फॉर्म सोडियम कंपाउंड लाइक बोरेक्स। Third, used as cleaning agent for domestic purpose. Fourth, used in removing hardness of water. Now, the next type of salt we have in our syllabus is plaster of Paris. Now, इसका केमिकल फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब होता है हाफ,
राइट। नाउ प्रिपरेशन कैसा होगा इसका, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 केल्विन, जैसे कि हम 100 डिग्री सेल्सियस भी बोलते हैं, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, यानी कि जिप्सम जो होता है आपका, वो जिप्सम क्या होता है, पहली बात जिप्सम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, जिसे हम जिप्सम बोलते हैं, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, है ना। तो जब हम इसको हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पर, तो क्या होगा, तो ये ब्रेक हो जाता है कैसे, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O में। नाउ अब ये जो आपका जिप्सम है, अगर आपने इसे गलती से अबव 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस के अबव हीट कर दिया, तो क्या होगा, तो ये डेड बर्न्ट प्लास्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम सल्फेट अलग हो जाएगा और जो H2O होगा उसके साथ 2H2O वो अलग हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये तो पता होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से क्या होगा, बट अबव 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से क्या होगा, ये जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नोट का पॉइंट है, फिर एक नोट का पॉइंट क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर and on mixing with water it changes to gypsum, once again giving a hard solid mass, which is why it is called as plaster. Calcium sulfate dot half H2O plus 3/2 H2O gives calcium sulfate dot 2 H2O, यानी कि ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि ये जो आपका कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O है, अगर मैं इसे फिर से पानी के साथ मिक्स कर दूँ तो ये दोबारा से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और एक हार्ड सॉलिड मास बेसिकली हमें देता है। और जिस वजह से इसका अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो ये डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, टॉयज़ वगैरह बनाने में यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ होता है, फायर प्रूफ ग्लव्स बनाने में यूज़ होता है, पहले के ज़माने में होता था, अब उतना नहीं होता फायर प्रूफ ग्लव में। नाउ मेकिंग कंटेनर्स एयर टाइट, नाउ एयर टाइट कंटेनर बनाने में भी ये यूज़ होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी हैव इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ये होता क्या है, तो दे आर द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ये फिक्स्ड नंबर होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के जो कि प्रेजेंट हैं 1 फार्मूला यूनिट में किसी भी सॉल्ट के। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं आपको सॉल्ट के, जैसे कि योर फेरस सल्फेट के साथ कितना होता है, 7H2O होता है, बेसिकली ये ग्रीन कलर का होता है, इस वजह से यहाँ पे ग्रीन लिखा हुआ है। एंड कॉपर सल्फेट के साथ 5H2O होता है, इसे हम ब्लू वाइट्रॉल भी बोलते हैं। एंड कैल्शियम सल्फेट के साथ 2H2O होता है, जो कि अभी अभी हमने पढ़ा था, जिसे कि हम जिप्सम बोलते हैं, राइट। एंड सोडियम कार्बोनेट के साथ 10H2O होता है, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं। नाउ yes, now the next topic is hydrated salt and एनहाइड्रेटेड सॉल्ट या फिर एनहाइड्रस सॉल्ट। देखो हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होता है, अ सॉल्ट विद 1 और मोर केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज हाइड्रेटेड सॉल्ट, मतलब कि वो सॉल्ट जिसमें एक या एक से ज़्यादा केमिकली कंबाइंड वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो, उसे हम हाइड्रेटेड सॉल्ट बोलते हैं। एग्जाम्पल वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O। बट एनहाइड्रस सॉल्ट क्या होता है, अब एनहाइड्रस सॉल्ट उस सॉल्ट को बोलते हैं अ सॉल्ट इन विच ऑल वाटर मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड, यानी कि वो सॉल्ट जिसमें कुछ भी वाटर मॉलिक्यूल अब प्रेजेंट नहीं है, राइट, इज कॉल्ड एनहाइड्रस सॉल्ट। एग्जाम्पल सोडा ऐश, जो कि हमें सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेसिकली सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करने पे हमें मिलता है क्या, सोडियम कार्बोनेट, राइट। सो जो बेकिंग सोडा होता है आपका, जैसे कि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, जब हम उसे हीट करते हैं तब हमें सोडा ऐश मिलता है। द एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज नोन एज सोडा ऐश। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में वो आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट यूज़ करना है, मतलब कोई भी रिएक्शन वो आपको दे सकते हैं एग्जाम में, तो वो आपको ये नहीं बोलेंगे कि आपको ये यूज़ करना है। कई बार वो ये भी लिख सकते हैं कि आपको सोडा ऐश यूज़ करना है। नाउ व्हाट इज सोडा ऐश, ये कई बार कन्फ्यूजन होता है मतलब बच्चों को, तो आप ये कर सकते हो कि इस जो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे नोट के पॉइंट्स हैं, इन्हें लर्न कर सकते हो, राइट, बिकॉज ये तो नेम है, तो नेम को तो लर्न करना पड़ता है, राइट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक और द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई। तो इसके लिए आपको एक एक्टिविटी भी दे रखी है, एक्टिविटी 2.15, हीट अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ
कॉपर सल्फेट इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। ये बेसिकली जो अभी हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड एक्टिविटी है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड। What is the color of copper sulfate after heating? Do you notice water droplets in the boiling tube? Where have these come from? Add 2 to 3 drops of water on the sample of copper sulfate obtained after heating. What do you observe? Is the blue color of copper sulfate restored? तो हमने अभी अभी पढ़ा था कि जो कॉपर सल्फेट होता है वो आपका ब्लू वाइट्रॉल भी कहलाता है। कॉपर सल्फेट .5H2O को हम ब्लू वाइट्रॉल भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे जो आपको एक्टिविटी दी हुई है इसमें लिखा हुआ है कि आपको कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स को, क्रिस्टल्स को ड्राई बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हीट करना है। तो आपको बताएं और फिर आपको ये बताना है कि कलर क्या है उसका। डू यू नोटिस फ्यू वाटर ड्रॉपलेट्स इन द बॉइलिंग ट्यूब? तो येस, आपको वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, 5 वाटर उसके साथ बेसिकली अटैच्ड है उसके एक फॉर्मूला यूनिट के साथ, सो ऐड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द सैम्पल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑब्टेन्ड आफ्टर हीटिंग। क्योंकि आफ्टर हीटिंग जो कॉपर सल्फेट आपको ऑब्टेन होगा उसमें वाटर तो होगा नहीं, बट जब आप उसमें 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड कर दोगे तो क्या होगा, दोबारा से ब्लू कलर आपको अपीयर होने लगेगा, What do you observe? Is the blue color of the copper sulfate restored? So yes, जो blue color होगा कॉपर सल्फेट का वो रिस्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोबारा से इसमें वाटर ऐड हो गया। तो इसमें हमने बेसिकली ये करा कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हमने रिमूव करा और रिमूव करने के बाद दोबारा से ऐड कर दिया, So now that brings us to the end of this chapter. Hope you have understood what all I told you in this chapter, what all I have taught you in this chapter. I really hope कि आपको इस चैप्टर की अब एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी और अब जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे तो वो अब आपको ईजी लगेंगे। So thank you very much for watching this video. I'll see you in the next video with another chapter. Till then, take care and bye-bye.